दोस्तों नमस्कार, मैं कैप्टन एसआर। दोस्तों इस वीडियो में एक खास इश्यू पर बात करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं उन सभी पंच पटेलों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने महुआ महापंचायत करवाई और इसके थ्रू 14 पॉइंट बनाए और समाज सुधार का एक खास मैसेज दिया। जहाँ तक मेरा मानना है उन सुधारों पे, उन पॉइंट्स पे अभी भी अमल हो रहा है और मेरे को लगता है कि चाहे 40% ही हो, 50% ही हो, 60% ही हो, लेकिन सुधार हो रहे हैं। कम से कम जो दहेज का दिखावा है वो बंद हो गया है और जो कई तहसीलें हैं वो तो अभी भी इतनी गर्मी में भी दिन में बारात बुलाने लगी हैं। बहन बेटियों से छेड़छाड़ी टाइप की जो चीज़ें होती थी उनमें भी खासी गिरावट आई है। डीजे टाइप की जो चीज़ें बजती थी, इतना डिस्टर्बेंस होता था, है ना, उसकी आड़ में जो मतलब पियक्कड़ टाइप के लोग ज़्यादा मतलब भांगड़ा टाइप करते थे, जो नंगा नाच टाइप करते थे, उनमें भी बहुत मतलब काफ़ी सुधार देखने को मिला है और लोगों के मन में कहीं ना कहीं मतलब इन कानूनों के प्रति मतलब सम्मान भी पैदा हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इधर ही साथ में मैं एक दूसरे इश्यू की तरफ भी आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इसी में जो महुआ महापंचायत थी, इसी में हम लोगों ने ये भी नियम बनाया था कि जो भी यज्ञ है, भागवत है या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो भी क्रिएटिव नहीं है, जैसे एक शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, है ना, अपन स्वास्थ्य की बात करें या जो भी अस्पताल निर्माण है, पंचायत भवन है, ये सारी चीज़ें मतलब क्रिएटिव होती है जो कहीं ना कहीं समाज को कुछ ना कुछ चीज़ देती हैं। लेकिन दूसरी चीज़ें जो होती है, जैसे अपन रामायण पाठ को ले लेते हैं, भागवत को ले लेते हैं, यज्ञ को ले लेते हैं, इसी तरह के दूसरे कर्मकांड है, पैदल यात्रा है, इनसे मेरे को नहीं लगता कि हम लोगों को कुछ भी नसीब होता होगा, कुछ भी मिलता होगा। और ये चीज़ बिल्कुल ही क्लियर है और इनमें मतलब खासी गिरावट आई है और ये बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है और हमारे समाज से बाकी समाजों ने भी एक्चुअली सीख ली है और इस मामले में देखा जाए तो हमारा समाज अग्रणी है। हमारे समाज में सुधार होने के बाद में दूसरे ब्राह्मण समाज है, सैनी समाज है, माली समाज है, गुर्जर समाज है, उन लोगों ने भी मतलब इन रूल्स को फॉलो किया है और एक बहुत ही अच्छा संकेत दिया है और ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारा समाज आज सबसे आगे है सुधारों में। लेकिन दूसरी तरफ मैं बात करना चाहूँगा मतलब इसी तरह के अनुष्ठानों की, जिनमें अभी मेरे देखने में ही कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि मतलब मैं किसी एक पर्टिकुलर यज्ञ की या पर्टिकुलर गांव की इन सब की बात नहीं कर रहा, मैं एक बहुत ही जनरल सी बात बता रहा हूँ कि लोग किस तरह से पंच पटेलों के जो निर्णय हैं उनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, है ना, पूरी महापंचायत के गाल पे तमाचा मारने की कोशिश करते हैं। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे 2-4 दिन पहले ही कहीं पे एक यज्ञ उसका प्लान हो रही थी कि इसकी जो कलश यात्रा है वो महुआ में जहाँ पे महापंचायत हुई थी उसी जगह से निकाली जाए और लेकिन लास्ट में जाके थोड़ी सी गलती हो गई और ये बात डिस्क्लोज होने से 1-2 पंच पटेलों के पास में पहुंच गई, तो उन पंच पटेलों ने एक्चुअली इन लोगों को पहले से ही बता दिया, तो इन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली। अब एक्चुअली पंच पटेलों की भी सोच का एक दायरा होता है, क्योंकि जितना युवक सोच सकते हैं या चीज़ों को समझ सकते हैं उतना पंच पटेल नहीं समझ सकते, उनकी सोच थोड़ी पुरानी होती है। और कई पंच पटेल जैसे चेहरा चमकाऊ टाइप के भी होते हैं, जस्ट क्रेडिट लेने के लिए, उन्हें चीज़ें समझ नहीं आती, है ना, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती कर बैठते हैं। चलो ये एक बात हुई, लेकिन अपन दूसरी भी बात करें तो भविष्य में भी आपके सामने इस तरह की परिस्थितियां आ सकती हैं कि यही जो कलश यात्राएं टाइप की चीज़ें हैं या जो भी ये अनुष्ठान है, कर्मकांड है, ये मतलब किसी सरकारी स्कूल में भी हो सकते हैं, सरकारी अस्पताल में भी हो सकते हैं। तो यदि ऐसी जगह पे ये करवाए जाते हैं तो इससे क्या मैसेज दिया जाएगा बच्चों को या युवा पीढ़ी को? इन चीज़ों पर भी मैं पंचों से निवेदन करना चाहूँगा कि उन्हें गौर करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि किसी यज्ञ या भागवत की कलश यात्रा है वो किसी स्कूल से या किसी कॉलेज से निकाली जाए, है ना। लेकिन इस केस में अब एक पॉइंट आता है कि भाई स्कूल से निकाले, कॉलेज से निकाले, तो सरकारी कॉलेज या सरकारी स्कूल है तो हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, मगर प्राइवेट कॉलेज हुई या प्राइवेट स्कूल हुई तो हम कैसे ऑब्जेक्शन कर सकेंगे? ये सवाल उठ के सामने आता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि स्कूल चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी का मकसद शिक्षा देना होता है। ये मनुवादी एजेंडा या ब्राह्मणवादी एजेंडा है उसको फैलाना बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि उसका मालिक है जो मैनेजमेंट है, वो चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, लेकिन उसमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो हमारे ही होते हैं। अब हम लोग उन्हें शिक्षा के लिए भेजते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई पाखंडवाद के लिए भेजते हों। तो यदि जो शिक्षण संस्थान है उनमें इस तरह की चीज़ होंगी तो दूषित तो हमारे ही बच्चों के दिमाग होने हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जो पाखंडवाद टाइप की चीज़ें हैं ये हमारे बच्चों के संस्कारों में ढलनी है, जबकि हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि हमारे बच्चों पर इसकी छांव पड़े। ये निवेदन है मेरा आप लोगों से। तो मैं समाज के सभी पंच पटेल हैं इनसे निवेदन करूंगा
कि आप लोग काफ़ी एक्चुअली सुस्त हो गए हो इतने दिनों से, और समाज में कहीं वायलेशन भी हो रहे हैं तो उन पे ध्यान नहीं दे पा रहे। खैर, छोटे-छोटे वायलेशन होते रहते हैं, ज़्यादा सख्त होना भी ठीक नहीं है क्योंकि सुधारों में टाइम लगता है। लेकिन आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपना एटलीस्ट या तो कहीं पे इकट्ठे हों, बेटर तो वही है, जो महुआ महापंचायत का स्थान है, या फिर एटलीस्ट फ़ोन कॉल पे, वीडियो कॉल पे इकट्ठे होकर सलाह-मशविरा करें और इस तरह की चीज़ों को मॉनिटर करें कि कोई भी इस तरह का जो पाखंड को बढ़ावा देने वाली चीज़ें हैं, ये आपके किसी पंचायत भवन से, किसी स्कूल से, किसी अस्पताल से, किसी डिस्पेंसरी से या किसी सामुदायिक केंद्र से तो नहीं जा रही। अब आप बोलोगे कि सामुदायिक केंद्र होता है वो तो समाज के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे पहले से ही जो 14 पॉइंट है उनमें ये चीज़ शामिल है कि समाज की कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वह ढोंग, पाखंड और कर्मकांडों के लिए प्रयोग नहीं की जाएगी। तो फिर सामुदायिक केंद्र है, उस पर भी क्या अधिकार है ऐसे लोगों का? और बेसिकली इसकी थ्योरी ये है कि ये जो भी कर्मकांड होते हैं ये सब आर्यवादी होते हैं, और ये यदि आदिवासी लोगों के बीच में करवाए जाते हैं तो इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारी आर्थिक जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसको तोड़ना है। कि हम लोगों ने 4 पैसे कमा लिए तो इन्हीं लोगों में से 4-6 एजेंट एक्टिव हो जाते हैं और हमें हमारे बीच में पंच पटेलों से मिल मिला के बात चला देते कि भाई क्यों नहीं आप लोग एक बड़ा सा यज्ञ करवाते। क्योंकि यज्ञ नहीं करवाओगे, भागवत नहीं करवाओगे, रामायण पाठ नहीं करवाओगे, पैदल यात्रा नहीं करवाओगे और ये हरे कीर्तन वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं करवाओगे तो कैसे इनका मनवादी एजेंडा आगे बढ़ेगा, है ना? या फिर कैसे हमारे समाज की जो आर्थिक बैकबोन है ये टूटेगी। एक्चुअली इन लोगों का इरादा ये होता है। तो ये मेरी पर्सनल राय है कि किसी भी कीमत पे हमारा समाज को ये सब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आप लोग यज्ञ अनुष्ठान ये सब, उसका राइट मेरे को भी अधिकार, मैं भी करना चाहूँ तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसके लिए मेरी 4 दीवारी होती है। उसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं बहुत सारे डीजे लगाऊं, बहुत सारे किलोमीटर्स में माइक लगा दूं, बहुत सारे 300 पेड़ों को काट दूं, ट्रॉली में भर के उन्हें बेच दूं, और यदि कोई शिकायत करता है कि किसी औरत को किसी बाबा जी ने छेड़ दिया तो 10-12 लोगों को मैं थाने में घेर दूं और उन्हें जेल में सड़ाने की धमकी दे दूं। और कोई औरत यदि सेवा करने जा भी रही है किसी मतलब यज्ञ के यहाँ पे, तो उसका पेंडल वेंडल कुछ भी टूट जाए, मंगलसूत्र चोरी हो जाए, तो उसको ये कह के दबा दिया जाए कि किसी को बताने से कोई फ़ायदा नहीं, अब तो ये वापस आने वाला नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये भी अंडरस्टूड है कि ये नशा इन भक्तों को तभी तक रहता है जब तक कि यज्ञ कंप्लीट नहीं हो जाता। तो तभी तक अपने जैसे जो समाज सेवी हैं, समाज सुधारक है, उनके खिलाफ ये लोग खड़े होते हैं। जिस दिन यज्ञ पूरा हो जाएगा मैं लिख के दे सकता हूँ ये लोग अपने शरण में आने वाले हैं, कहीं पे भी नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हमें औकात पता होती है इन लोगों की। ये लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए समाज के हॉस्टल ढूंढते हैं, 2 पैसे कमाने के लिए अपनी बीवियों को नरेगा में भेजते हैं, वहाँ पे बेचारी 8-8 घंटे तक धूप में मरती रहती है। ये इनकी असली औकात होती है। लेकिन मनुवादियों की बातों में आके अब अपनी औकात भूल जाते हैं और रईस बन के वहाँ पे चंदा दे रहे होते हैं कि भाई 50 किलो अनाज दूंगा, 1100 रुपये, तो 1100 से कम दूंगा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मैं तो 11,000 दूंगा। और एक एक गांव से इस तरह से ये 10 लाख से 50-60 लाख रुपए तक का चंदा लेते हैं। जबकि हमारे ही कुछ हॉस्टल्स की बात करें, बांदीकुई में भी बन रहा है, जयपुर में भी बन रहा है, और जयपुर में सामुदायिक केंद्र भी बन रहा है, दिल्ली में भी मीना हॉस्टल इतना बड़ा बन रहा है। उसके लिए हम लोग तो चंदा मांगने की भी हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस भी हमारा ऐसा रहा है कि कई बार लोग हैं बेइज्जती कर देते हैं, कॉल काट देते हैं। लेकिन ये लोग ऐसा क्या जादू कर देते हैं कि कॉल काटना या बेइज्जती करना तो दूर की बात है, बल्कि खींचे चले आते हैं। जबकि उस संस्कृति से, जो ये आर्य कर्मकांड वाली जो संस्कृति है, उससे तो हमारा किसी तरह का कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो हमारे खिलाफ करवाए जाते हैं। इनका मैंने कई बार राज भी बताया है कि किस परंपरा के तहत मतलब ये यज्ञ अनुष्ठान होने लगे हैं। क्योंकि पुराना इतिहास अपन उठा के देखते हैं तो उसमें जो आर्यवादी थे, ये जंगलों के जंगल काट के उनमें ये मतलब जो भी है गाय बैल भैंस जो भी है उनके मांसों को इस तरह से पकाया करते थे। तो इसी की तो सारी रामायण की लड़ाई इसी बात की तो होती है। जब राम जी वनवास में होते हैं उस टाइम पे वहाँ पे जो भी लोग होते हैं, जिनको आप लोग तो ऋषि बोलते हो, लेकिन आप लोग मनु संहिता भी उठा के देखोगे, वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि यदि किसी ब्राह्मण के घर पे कोई दूसरा ब्राह्मण या कोई विद्वान ब्राह्मण या राजा आता है तो उसे 6 महीने की बछिया काट के खिलाया जाना चाहिए, खिलाया जाना श्रेष्ठ होता है। तो ये यज्ञों की एक्चुअली असलियत ये होती है। लेकिन बाद में जैसे जैसे बौद्ध धर्म है, मतलब एक्चुअली नहीं, बाद में नहीं, पहले की बात कर रहा हूँ कि बौद्ध धर्म को इन लोगों ने पीटने के लिए, उसको किनारे करने के लिए, है ना, उसका वैल्यू खत्म करके अपने पाखंडों को स्थापित करने के लिए इन लोगों ने सत्यवादी हरिश्चंद्र बनना चाहा। और अब ये सिंबलिक तौर पे ये यज्ञ करवाते हैं, लेकिन ये भी साफ नियत से कभी भी नहीं होते। इन्हें में भी जो लूट पाट होती है वो हमारे ही समाज की होती है।
बाकी देवासुर संग्राम के बारे में पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ, और फिर भी आपको समझ नहीं आती तो मैं फिर भी बाकी वीडियो में बता सकता हूँ। तो फाइनली मैं हमारे समाज के पंच पटेलों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस दिशा में तुरंत एक्शन ले कि जहाँ पे भी यज्ञ भागवत इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो उनका किसी भी शिक्षण संस्थान से, किसी भी सामुदायिक केंद्र से, किसी भी पंचायत भवन से या किसी भी अस्पताल से, है ना, विद्यालय से, कॉलेज से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। पहले भी इस तरह का हुआ था कि एक ही यज्ञ की तैयारी में एक ही कॉलेज है, उसके बच्चों को 3, 4, 5 बसें भर के ले जाया गया था। मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया था, हालांकि मैं थोड़ा बुरा तो बना था, लेकिन सक्सेस उसमें मिली थी। उसके बाद भी 1-2 जो भी आवाज़ उठाई है उनमें भी सक्सेस मिली है। तो ये जो पाखंडी लोग होते हैं, पाखंड फैलाने वाले लोग होते हैं, इनमें ज़्यादा दम नहीं होती। आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, सक्सेस तो आपको ही मिलेगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को बोलना पड़ेगा। तो हमारे समाज के जो भी पंच पटेल हैं, जो भी इन पंचायतों में आते जाते हैं और जिनको भी लगता है कि वो कुछ कर सकते हैं और उन्हीं के बनाए नियमों को, है ना, उनको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, उनकी पालना को सुनिश्चित कर सकते हैं, वो लोग कल से ही चाहे छोटी मोटी पंचायत करें, आपस में मिले बैठे जो भी करें, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि समाज में किसी भी बच्चे पे या आने वाली पीढ़ी पे इन पाखंडों की कोई परछाई नहीं पड़नी चाहिए। उनका लक्ष्य, उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ शिक्षा एंड रोजगार होना चाहिए, तभी अपने समाज का काम चलेगा। अदरवाइज तो आप जातिगत गणना की बात कर लीजिए। आप, हो सकता है अपने लोगों को ज़्यादातर को समझ नहीं आता हो कि इससे हमारा क्या फ़ायदा है, लेकिन मैं कहता हूँ इसमें हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं है। कोई 10-5% फ़ायदा होता है तो सिर्फ इसलिए हो जाता है क्योंकि हम भी बहुजनों में शामिल हैं, इससे ज़्यादा कोई भी फ़ायदा नहीं है। हमें तो जब तक धर्म कोड नहीं मिलेगा, आदिवासी समाज का उद्धार नहीं हो सकता, तब तक उसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते, और मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन फिर भी आंदोलन करने में, आवाज़ उठाने में क्या बुराई है, इसका मैं किसी दूसरे वीडियो में जिक्र करूंगा। अभी के लिए मैं नमस्कार करता हूं और उम्मीद करता हूं कि समाज के जो भी पंच पटेल हैं, जो भी बोलने चालने वाले, है ना, जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, ये इस मामले में ज़रूर कोई एक्शन लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों पर पाखंड की छाया पड़ती रहे और वो शिक्षा और रोजगार को छोड़कर इन यज्ञ भागवतों में बिजी होते रहें। इसमें इतना ही। नमस्कार।